बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे बिहेव करता है इसको हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस द करंट इज अल्टरनेटिंग, दैट इज an applied voltage or electric field changes direction with time। नॉर्मली हम अल्टरनेटिंग करंट को इस्तेमाल करते हैं और अल्टरनेटिंग करंट की जो साइन वेव है यहाँ फिगर में दिखाई गई है। एक्स एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस है और वाई एक्सिस वोल्टेज एक्सिस है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएटिंग है, ज़ीरो से मैक्सिमम को जाती है, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम को जाती है इन रिवर्स डायरेक्शन और फिर ज़ीरो, और यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। और एक साइकिल के बाद फिर दूसरा साइकिल और फिर दूसरे साइकिल के बाद तीसरा साइकिल, और ये वोल्टेज जो है वो इसी तरह कंटिन्यू रहती है। इसमें एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और इसके अंदर एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव है। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर जो पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो नेगेटिव साइकिल है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशंस में अकर इन सॉलिड्स। जब सॉलिड्स को, इंसुलेटर्स को किसी कैपेसिटर की दरमियान रख देते हैं, कैपेसिटर प्लेट्स में रख देते हैं, जब किसी इंसुलेटर को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान रख देते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। और पोलराइजेशन 3 तरह की हो सकती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन दैट मे अकर इन सॉलिड्स। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हो सकती है, आयनिक पोलराइजेशन हो सकती है और ओरिएंटेशन पोलराइजेशंस हो सकती हैं। सिंस ऑल सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस सराउंडिंग बाय द इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें पता है कि तमाम मटेरियल जो हैं वो एटम से मिलकर बने हैं और एटम का एक जो मरकज़ है वो न्यूक्लियस है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन अकर इन ऑल सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। लिहाजा आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन तो होनी ही है। और इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशंस सॉलिड्स में भी होगी, लिक्विड्स के अंदर भी होगी और गैसेस के अंदर भी होगी, क्योंकि वो सारे मटेरियल्स हैं। कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल that is subjected to the polarization by an electric field that is an alternating। एक alternating electric field जो है वो एक मटेरियल को अप्रोच करता है और इस तरह एक मटेरियल जो है वो पोलराइजेशन एग्जिबिट करता है। जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, फिगर ए है, डाइपोल ओरिएंटेशन फॉर वन पोलैरिटी ऑफ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रिवर्स पोलैरिटी ऑफ एंड द रिवर्स पोलैरिटी। ये सपोज दैट कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है और पहले केस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। इसकी एक प्लेट है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की समझ लें, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और जैसे हम किसी मटीरियल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, उसमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर आउट हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो जैसे ही मटेरियल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिस्प्लेस होगा वो एक डाइपोल बन जाएगा। तो यहाँ पर एक डाइपोल होगा और इस डाइपोल के अंदर जो पॉजिटिव फील्ड, जो पॉजिटिव एंड है वो फील्ड के साथ होगी और जो नेगेटिव एंड है वो फील्ड के अगेंस्ट होगी। तो एक यहाँ पर एक डाइपोल बन गया है। यहाँ पर आप देखते हैं एक डाइपोल है, यानी यहाँ पर जो मटीरियल रखा हुआ है, जो इंसुलेटर रखा हुआ है, वो पोलराइज हो गया है। और पोलराइजेशन में उनकी जो डाइपोल्स हैं उनकी ये पोजीशन है कि पॉजिटिव चार्ज है वो डाउनवर्ड है और नेगेटिव चार्ज अपवर्ड है। अगर इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए इसी सिचुएशन की, कि ऊपर जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और जहाँ पर नेगेटिव है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होने के साथ जो पोलैरिटी है वो भी चेंज हो गई है। जो पॉजिटिव एंड नीचे थी वो पॉजिटिव एंड ऊपर चली गई है और नेगेटिव एंड नीचे आ गई है, यानी डाइपोल की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो गई है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स हमने किया, डाइपोल की डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई है। कंसीडर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दैट इज सब्जेक्टेड टू द पोलराइजेशन बाय एन AC
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फिगर के अंदर एक मटेरियल है जिसे यहाँ पे रखा गया है और जिसकी पोलैरिटी भी चेंज हो रही है बाय यूजिंग एन alternating current electric field. With each direction reversal, a dipole attempt to reorient with the field as illustrated in the figure. तो जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, डाइपोल की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है, यानी रिवर्सल हो रहा है, डाइपोल का रिवर्सल हो रहा है जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड चेंज होता है। अगर एक्सटर्नल फील्ड दोबारा फिर चेंज हो जाएगी, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो डाइपोल जो है वो दोबारा रिवर्स कर लेंगे, डाइपोल की जो ओरिएंटेशन है वो रिवर्स हो जाएगी। फॉर ईच पोलराइजेशन टाइप सम मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम एग्जिस्ट। पोलराइजेशन की हर टाइप में कम से कम एक मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम होगा, एक मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम होगा, यानी वो टाइम जिसमें फील्ड रिवर्स हो जाता है, वो कम से कम टाइम जिसमें फील्ड रिवर्स हो जाए उसे हम कहते हैं मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम। और ये मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम हर पोलराइजेशन की टाइप में होगा, यानी वो कम से कम टाइम है जिसमें एक डाइपोल अपनी डायरेक्शन रिवर्स करता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द केस with which the particular dipoles are capable of realignment. The relaxation frequency is taken as the reciprocal of this minimum reorientation time. ये जो minimum reorientation time है, इसका जो reciprocal है, इसे हम कहते हैं relaxation frequency. तो हर मटेरियल की एक relaxation frequency होगी, क्योंकि frequency जो है वो हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम है ये मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम है, और अगर मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो ये बन जाएगी रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी। एक होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, ये इस फील्ड की फ्रीक्वेंसी, और एक रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी होगी डाइपोल्स की। अगर एक्सटर्नल फील्ड की फ्रीक्वेंसी और रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएंगी तो यहाँ पर इसका जो रिवर्सल है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसके जो डाइपोल्स हैं बहुत आसानी से रिवर्स कर जाएंगे, रिवर्सल हो जाएगा। और अगर इनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच नहीं करती, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड और रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, तो फिर ये जो डाइपोल्स हैं इनका रिवर्सल नहीं हो सकेगा। तो एक चीज़ आपने नोट करनी है, दो तरह की फ्रीक्वेंसीज़ हैं इस पेज में हम जो देख रहे हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है और इसकी फ्रीक्वेंसी कोई भी हो सकती है, जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, जो होम अप्लायंसेस के ऊपर जो अल्टरनेटिंग करंट चलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ टू 60 हर्ट्ज़। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 से 60 हर्ट्ज़ हो सकती है, या इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन दैट वी आर कंसिडरिंग। तो एक्सटर्नल फील्ड की फ्रीक्वेंसी होती है जिस फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, ये एक्सटर्नल फील्ड की फ्रीक्वेंसी है। एक मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम है जो डाइपोल्स का है, वो कम से कम टाइम जिसमें डाइपोल्स अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, इसे हम कहते हैं मिनिमम रीओरिएंटेशन टाइम। और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो एक फ्रीक्वेंसी आएगी जिसे हम कहते हैं रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी। दोनों फ्रीक्वेंसीज़ जब मैच करेंगी, इसकी तो एक ही फ्रीक्वेंसी होगी नहीं, यहाँ पर जो भी मटीरियल रखा जाएगा इसकी फ्रीक्वेंसी एक ही होगी, चेंज नहीं होगी, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। हमारे पास सपोज किया कि ऐसा सोर्स हो, सोर्स ऑफ EMF ऐसा हो जिसकी हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकें, तो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके हाथ में है, वो आप चेंज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी चेंज होती जाएगी और फिर हम देखते हैं कि इसकी जो इसका जो रिवर्सल है वो फील्ड के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जिसे हम रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड के साथ मैच कर जाएगी तो ये आसानी से अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा, इसका जो डाइपोल है। और ये एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अगर रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती तो फिर ये फील्ड के साथ अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकेगा। ए डाइपोल कैन नॉट कीप रिवर्सिंग ओरिएंटेशन डायरेक्शन
व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड इट्स रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी। ये वही बात हो रही है कि अगर एक्सटर्नल फील्ड की फ्रीक्वेंसी रिलैक्सेशन फील्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करती तो डाईपोल की जो रिवर्सल है वो नहीं होगी। सो देयरफॉर इट विल नॉट मेक कंट्रीब्यूशन टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन तभी होगी जब एक्सटर्नल फील्ड की फ्रीक्वेंसी मटेरियल की रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, यानी एक्सटर्नल फील्ड के साथ मटेरियल के जो डाईपोल हैं वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कंट्रीब्यूशन होगा, वरना उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल विल हैव लार्जर वैल्यू व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब एक्सटर्नल फील्ड की फ्रीक्वेंसी मटेरियल की रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी। अगर वो मैच नहीं करेगी तो फिर वो फ्रीक्वेंसी जो है फिर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये फिगर दिखाई गई है, फिगर वेरिएशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्स एक्सिस में आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी है, अल्टरनेटिंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है जो यहाँ पर चेंज होती नज़र आ रही है। 10⁻⁴ से लेकर 10⁻16 एंड ऑनवर्ड यहाँ तक की जा रही है। एंड इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक एंड रीओरिएंटेशन पोलराइजेशन कंट्रीब्यूशन टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आर इंडिकेटेड। तो तीन तरह के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं, तीन तरह की पोलराइजेशंस यहाँ पे फिगर में नज़र आ रही हैं। एक्स एक्सिस के अंदर तो फ्रीक्वेंसी है जो वेरी कर रही है और वाई एक्सिस के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है जो वेरी कर रही है। आप इस कर्व को देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है और यहाँ पर आयनिक पोलराइजेशन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये देखें, ये स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है। स्मॉलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ओरिएंटेशन है वो जो ओरिएंटेशन है, जो रिवर्सल है, जो डाइलेक्ट्रिक डाइपोल्स का रिवर्सल है वो हो रहा है ओरिएंटेशन डाइपोल्स का। तो ओरिएंटेशन डाइपोल्स जो हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ, लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी रिवर्सल कर रहे हैं और एज रिजल्ट क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये वैल्यू देख लें, ये वाली जो लिमिट है ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन के लिए। और लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो डाइपोल्स जो परमानेंट डाइपोल्स हैं फील्ड के अंदर, जो परमानेंट मटेरियल के अंदर जो परमानेंट डाइपोल्स हैं उनकी जो पोलराइजेशन है, जो डाइपोल्स बनते हैं, ये ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है। तो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन अपनी के जो डाइपोल्स हैं वो अपनी फील्ड की रिवर्सल करेंगे इस लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर कोई लो फ्रीक्वेंसी है, ये 10⁻⁴ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 10⁻6 हर्ट्ज़ तक है। तो लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर तरह के होल्डर के अंदर अगर कोई मटीरियल रख दिया जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी कहीं 10⁻⁴ से लेके 10⁻8 तक हो तो उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो होगी ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की वजह से। और फिर जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी 10⁻8 से एक्सीड करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर एक नई वैल्यू आ जाती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक नई वैल्यू सेट हो जाती है, ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आयनिक पोलराइजेशन की वजह से होगी। और आयनिक पोलराइजेशन जो है वो आयनिक मटेरियल्स के अंदर होते हैं जिसमें कैटायंस होते हैं, एनायंस होते हैं। तो अगर एक ऐसा मटेरियल है जो आयनिक मटेरियल है तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर होगी और वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर होगी। जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी रेंज ये मिलेगी तो ऐसे डाइपोल जो आयनिक डाइपोल्स होंगे उन्हीं की रिवर्सल होगी और ना तो ओरिएंटेशन डाइपोल्स की रिवर्सल होगी ना इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स की रिवर्सल होगी, सिर्फ आयनिक डाइपोल्स की रिवर्सल होगी। एक्सटर्नल हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि वेरिइंग था, उसकी हम फ्रीक्वेंसी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। 10⁻⁴ से हमने स्टार्ट किया तो फिर 10⁻8 आ गया। इसके दरमियान जो डाइपोल्स की रिवर्सल हो रही है वो ओरिएंटेशन डाइपोल्स हैं जो रिवर्स हो रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि ओरिएंटेशन डाइपोल्स की रिवर्सल जो है जैसे फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया उसकी रिवर्सल जो है वो डिक्रीज़ होती गई।
फिर और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक नई वैल्यू सेट होगी, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आयनिक पोलराइजेशन की वजह से होगी। जो आयनिक डाइपोल्स हैं वही फील्ड के साथ रिवर्स हो रहे हैं। अभी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और बढ़ाते जाएं तो फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिर कम होती जाएगी और फिर एक और वैल्यू के ऊपर सेट हो जाएगी, और ये जो वैल्यू होगी ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स जो हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स वही फील्ड के साथ रिवर्स हो रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स फील्ड के साथ रिवर्स होंगे एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी की आप रेंज यहाँ पर देख सकते हैं 10⁻16 है, ये 10⁻15 है। तो यहाँ पर 10⁻15 के ऊपर जाके इस फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर जाके जो डाइलेक्ट्रिक रिवर्सल है, जो पोलराइजेशन रिवर्सल है, जो डाइपोल्स की रिवर्सल है, वो इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स होंगे जो रिवर्स होंगे। तो लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने देखा कि ओरिएंटेशन डाइपोल्स हैं जो रिवर्स हो रहे हैं। फिर 10⁻12 के करीब फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने देखा कि जो आयनिक डाइपोल्स हैं वो रिवर्स हो रहे हैं, और फिर हमने देखा कि 10⁻16 हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स हैं वही फील्ड के साथ रिवर्स हो रहे हैं। तो हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू तभी ज़्यादा होगी जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी। तो आप देख सकते हैं लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी मैच कर गई है इस लोअर के ऊपर, और ये रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है ओरिएंटेशन डाइपोल्स की। और फिर आपने देखा 10⁻12 के ऊपर जाके जो एक्सटर्नल फील्ड की फ्रीक्वेंसी है ये रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई है, और अब के बाद जो रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है वो आयनिक डाइपोल्स की है। और फिर आपने देखा 10⁻16 के ऊपर जाके जो आयन्स हैं वो फील्ड के साथ रिवर्स हो रहे हैं, और इस बार जो आयन्स हैं, इस बार जो डाइपोल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स हैं जो फील्ड के साथ रिवर्स हो रहे हैं। Variation of the dielectric constant with frequency of an alternating electric field, electronic, ionic and orientation polarization contribution to the electric constant are indicated। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में तीनों की जो कंट्रीब्यूशन हैं वो नज़र आ रही हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके जो ओरिएंटेशन डाइपोल्स हैं वो फील्ड के साथ रिवर्स हो रहे हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई बना रही हैं। उसके बाद फिर 10⁻12 पर हमने देखा कि जो आयनिक डाइपोल्स हैं वो फील्ड के साथ रिवर्सल शो कर रहे हैं, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आयनिक डाइपोल्स की वजह से होगी। और फिर हमने हायर फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको लेके गए 10⁻16 के ऊपर, और यहाँ पर जो फील्ड रिवर्सल हो रहा है, जो डाइपोल रिवर्सल हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स की वजह से हो रहा है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाइपोल्स की वजह से बन रहा है। When polarization mechanism ceases to function, जब पोलराइजेशन मेकेनिज़म बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, फिनिश हो जाता है, देयर इज़ एन एब्रप्ट ड्रॉप इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ओरिएंटेशन पोलराइजेशन है इसमें फील्ड रिवर्सल जो है वो नहीं हो रहा, लिहाजा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती गई और यहाँ पर पहुँचकर उसकी मिनिमम वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी के चेंज के अंदर जो डाइपोल्स हैं उनकी जो मोशन है, उनका जो रिवर्सल है वो सीज हो रहा है। when a polarization mechanism ceases to function there is an abrupt drop। ठीक है, जैसे ही पोलराइजेशन मेकेनिज़म सीज हो जाएगा, यानी पोलराइजेशन जो है वो, यानी जो डाइपोल्स हैं वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ जब वो रिवर्स नहीं होंगे, then there is an abrupt drop in dielectric constant। फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तेज़ी के साथ वो ड्रॉप हो जाएगा। अदरवाइज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ वर्चुअली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एज शोन इन द फिगर। ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। आप यहाँ पर देख लें 10⁻4 के ऊपर भी वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, और 10⁻8 के ऊपर भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वही है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, यानी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई बल्कि कांस्टेंट रही। लेकिन इस सारी फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या होता रहा, जो डाइपोल्स हैं वो रिवर्स होते रहे फील्ड के साथ, उनका जो है वो रिवर्सल जो है वो जारी रहा। जैसे ही फील्ड का रिवर्सल जो है वो ड्रॉप हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। उसके बाद पहले ओरिएंटेशन डाइपोल से
अब दूसरे अगर उस मटेरियल के अंदर दूसरे डाइपोल्स मौजूद हैं, आयनिक डाइपोल्स मौजूद हैं, तो अब आयनिक डाइपोल जो हैं वो फील्ड के साथ रिवर्सल स्टार्ट कर देंगे। तो अब जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो आयनिक डाइपोल्स की वजह से होगी। अब भी आप देख लें कि फ्रीक्वेंसी को आप चेंज कर रहे हैं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तब भी आप कह सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इज़ वर्चुअली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। क्या होना चाहिए, सिर्फ जो डाइपोल्स हैं उनका फील्ड रिवर्सल होना चाहिए। जब तक फील्ड रिवर्सल होता रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बनती रहेगी, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। और जैसे ही रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी, वैसे ही उसकी जो फील्ड रिवर्सल है वो सीज़ हो जाएगा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एब्रप्टली चेंज हो जाएगी। और फिर आप देख सकते हैं कि इन वैल्यू के ऊपर, फ्रीक्वेंसी की इस रेंज के ऊपर, फिर आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू फिर नहीं चेंज हो रही, कांस्टेंट रह रही है। अब भी फील्ड रिवर्सल हो रहा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक रिवर्सल डाइपोलर रिवर्सल हो रहा है, लेकिन अब की जो डाइलेक्ट्रिक रिवर्सल है वो इलेक्ट्रॉनिक डाइपोलर रिवर्सल हो रहा है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ वर्चुअली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी by the dielectric material that is subjected to an alternating field is termed as dipolar loss। अब एक और टर्म यहाँ पर आई है और इसे हम कहते हैं डाइपोलर लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है ये एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है, एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी की एब्जॉर्प्शन। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फील्ड की एब्जॉर्प्शन नहीं है। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहा है यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड की एब्जॉर्प्शन नहीं रही, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ज़ीरो था। और यहाँ पर चूँकि फील्ड रिवर्सल नहीं हो रहा, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल्स रिवर्स नहीं हो रहा है, लिहाजा इस रीजन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है, एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है। तो वो जो एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उससे हम कहेंगे डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लॉस है और डाइलेक्ट्रिक लॉस यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लॉस यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके मिड पॉइंट पर जाके, ये इसका कोई मिड पॉइंट है, यहाँ पर जाके यहाँ पर इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो मैक्सिमम होगा और फिर डाइलेक्ट्रिक लॉस कम होता होता यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। ये वाला जो रीजन है इस रीजन के अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस है, इस रीजन के अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं है। इस रीजन के अंदर फिर आप देख सकते हैं इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं है। ये जो रीजन है इस रीजन में फिर डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा और डाइलेक्ट्रिक लॉस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर जाकर मैक्सिमम होगा और मिड पॉइंट के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी, इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और फिर यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ फिर ये वाला जो रीजन है इसके अंदर फिर डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं है और इसके अंदर इस रीजन के अंदर, ये तीसरा रीजन है, तीसरे रीजन के अंदर फिर डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू होगी। डाइलेक्ट्रिक लॉस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जाएगा और मिड पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट आएगा जहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी होगी और इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। जो डाइलेक्ट्रिक लॉस है एक्चुअली ये क्या चीज़ है, एक्चुअली जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी एनर्जी जो है वो मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। जब एक्सटर्नल फील्ड की एनर्जी मटेरियल के अंदर एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा, आपको पता है उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा। आपका जो मटेरियल है, आपका जो सैंपल है वो हीट अप हो जाएगा। तो जब हीट अप हो जाएगा तो फिर ये रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी सर्किट की, किसी भी मटेरियल की जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ये नहीं है कि आपका जो मटेरियल है वो हॉट हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आपका मटेरियल जो है वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी देता रहे, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो एप्लीकेशन के अंदर करता भी रहे, लेकिन उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब ना हो और वो ठंडा रहे, कूल रहे। तो हम चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू कम से कम हो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। जब हम किसी मटेरियल को यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो हम चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम हो ताकि कम से कम एनर्जी, एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो और वो कूल रहे। स्पेशली जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल हैं, वो मटेरियल जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, जो सर्किट बोर्ड्स के अंदर यूज़ हो रहे हैं, जिस तरह हमारा एसी है या जिस तरह हमारा आईसी है या कैपेसिटर्स हैं या और मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि वो कंपोनेंट्स हैं वो कूल रहें। तो वो कंपोनेंट्स ऐसे मटेरियल से बनाए जाएँ जिनका डाइलेक्ट्रिक लॉस कम से कम हो ताकि वो कूल रहें और अपनी वर्किंग जो है वो करती रहें। और ये ना हो कि उसका टेम्परेचर, एनर्जी, एक्सटर्नल फील्ड से एनर्जी कंज्यूम करके वो हॉट हो जाए और कहीं वो ब्रेक डाउन रीजन में न चले जाएँ। दिस लॉस मे बी इम्पॉर्टेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रीक्वेंसीज in the vicinity of relaxation frequency for each of the operative dipole type of the specific material। तो जैसे आपको बताया है
कि ये जो लॉस है ये इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जहाँ पर इसकी रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है। रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी के गिर्द या रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी है इसके गिर्द ये एंड्स के ऊपर जो आ जाएँ तो यहाँ पर ये जो लॉस है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि मटीरियल जो है एनर्जी एब्जॉर्ब ना कर सके। अ लो डाइलेक्ट्रिक लॉस इज़ डिज़ायर्ड एट फ्रीक्वेंसी ऑफ यूटिलाइजेशन। जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप काम कर रहे हैं हम चाहते हैं वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो कम अज़ कम हो ताकि मटेरियल कूल रहे और एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी भी ना ले, वो हॉट भी ना हो, वो ब्रेक डाउन में भी ना जाए और उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है और उसकी जो ऑपरेटिंग पावर है वो भी कम रहे। लो पावर के ऊपर कोई भी डिवाइस जो है वो चलता रहे। यहाँ पर एक और तरह की पोलराइजेशन दिखाई गई है और ये तीनों तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन और आयनिक पोलराइजेशन और डाईपोलर पोलराइजेशन या ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एक और तरह की पोलराइजेशन है जिसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन, तो ये भी होती है चौथी तरह की पोलराइजेशन है जो भी होती है। ये वही फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्राफ है, एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ पर जो के डैश दिया हुआ है तो के डैश जो है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और यहाँ पर के डबल डैश दिया हुआ है और के डबल डैश जो है वो डाइलेक्ट्रिक लॉस है। तो ये फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ग्राफ है, ये फ्रीक्वेंसी डाइलेक्ट्रिक लॉस ग्राफ है। स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्या होती है? Whenever two dissimilar phases come into contact, दो dissimilar phases हैं, दो different metals हैं जिनको मिलाया जा रहा है, तो दो phases हैं with each other. When two dissimilar phases come into contact with each other, an electrified interface will result. तो यहाँ पर एक इंटरफेस बनेगा जो कि इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेस होगा। एक तरफ एक मटेरियल है, दूसरी तरफ दूसरे मटेरियल है, दोनों के दरमियान जो है वो एक इंटरफेस मौजूद है, तो यहाँ पर एक स्पेस चार्ज पोलराइजेशन क्रिएट हो जाती है। दिस इज सो कॉल्ड डबल लेयर एक्ट एज कैपेसिटर। तो देखिए आप देख सकते हैं ये डबल लेयर बन गई और ये कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रही है विद प्रॉपर्टीज़ एंड रेस्पॉन्सेज डिफरेंट फ्राम दोज ऑफ द बल्क मटीरियल। तो बल्क मटीरियल से इनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। देखिए बल्क मटीरियल है, एक तरफ एक मटीरियल है, दूसरी तरफ दूसरा मटेरियल है, दोनों बल्क मटेरियल लहदा बिहेव कर रहे हैं, लेकिन इंटरफेस के ऊपर जाके आप देखें कैपेसिटर इफेक्ट बन रहा है तो वहाँ पर इसका जो मटेरियल है वो बिल्कुल भी डिफरेंट है और इसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज पोलराइजेशन। द चार्जेस दैट आर इन फेज विद अप्लाइड फील्ड विल नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी बट विल कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वही बात है जो मैं कह रहा हूँ कि जब रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है तो फील्ड रिवर्सल हो रहा है और जो चार्जेस हैं वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये इन फेज़ होते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जब ये आउट ऑफ फेज़ हो जाएंगे तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। द चार्जेस दैट आर इन फेज विद अप्लाइड फील्ड विल नॉट एब्जॉर्ब एनर्जी। तो वो चार्जेस जिनकी रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रही होती है वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते एंड विल कंट्रीब्यूट टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो वो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अनदर सेट ऑफ चार्जेस ऑसिलेटिंग आउट ऑफ फेज विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और सेट ऑफ चार्जेस होते हैं जो फील्ड के साथ ऑपोजिटली ऑसिलेट कर रहे होते हैं, विल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड गेटिंग हॉट एंड विल कंट्रीब्यूट टू डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो यहाँ पर वही बात हो रही है जो मैंने आपको बताई थी। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी, कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी और फिर उसके बाद एक चेंज आएगी जब रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी तो फिर उसकी जो डाइपोलर रिवर्सल है वो सीज हो जाएगा और सीज होने के साथ क्या होगा वो जो है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ और एक पॉइंट आएगा, फिर उनकी जो रिवर्सल है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा जो डाइपोल्स हैं वो फील्ड के साथ ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे, फील्ड के साथ रिवर्सल उनका स्टार्ट हो जाएगा और फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पर एक वैल्यू आएगी सेंटर में और ये जो वैल्यू है सेंटर में आप देख सकते हैं ये डाइलेक्ट्रिक लॉस की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जैसे ही फिर रिवर्सल स्टॉप होना शुरू हुआ ये आप देख लें डाइलेक्ट्रिक लॉस की पीक शुरू हो गई और सेंटर में जाके मिड पॉइंट पर जाके डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और उसके बाद फिर आप देखें डाइलेक्ट्रिक लॉस की जो पीक है वो कम
होनी शुरू हो गई, और यहाँ पर जब फील्ड रिवर्सल स्टार्ट हो गया तब ये डाइलेक्ट्रिक लॉस की पीक ख़त्म हो गई। और फिर आप देखें ये डाइलेक्ट्रिक लॉस है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ पर मटेरियल एनर्जी लॉस, एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू हुआ, जैसे पीक स्टार्ट हुई एनर्जी एब्जॉर्प्शन करना शुरू हुआ, मैक्सिमम पर जाकर यहाँ पर इसकी जो एब्जॉर्प्शन एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन कम होती गई और फिर यहाँ पर ज़ीरो हो गई। यहाँ पर मटेरियल कोई भी किसी भी तरह की कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, और इस रीजन के अंदर सारा का सारा जो मटेरियल है उनकी जो फील्ड रिवर्सल हो रही है बाई डाइपोल्स की, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट हो रहा है। और फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब वो आउट ऑफ फेज़ हो गई, रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से आउट ऑफ फेज़ हो गई, तो फिर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो स्टार्ट हो गया और उसकी पीक वैल्यू आई, फिर ज़ीरो हो गई, और यहाँ पर देखें फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, यहाँ पर फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है, और यहाँ पर फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, और यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो जहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, वहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, यहाँ भी नहीं हो रही, और यहाँ भी नहीं हो रही। और जहाँ पर इसकी मोशन सीज होती है वहाँ पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और वही डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिगर गिव्स द वैल्यूज़ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 60 हर्ट्ज एंड 1 मेगाहर्ट्ज, those provide an indication of this frequency dependence at low end of the frequency spectrum। आप देख सकते हैं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है, ये मटेरियल्स हैं और डिफरेंट मटेरियल्स के ये सिरामिक्स आ गए और यहाँ पर पॉलीमर्स आ गए। तो सिरामिक्स और पॉलीमर्स डिफरेंट मटेरियल्स हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी दी हुई है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हेन वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आर अप्लाइड अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एक्सटर्नल फील्ड के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, a large number of electron may suddenly be excited to energies within the conduction band। हो सकता है कि a large number of electrons जो हैं वो एक्साइट हो जाएं और कंडक्शन बैंड में चले जाएं। जब किसी मटेरियल के क्रॉस एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए तो ये हो सकता है कि वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाए। एज रिजल्ट द करंट थ्रू द डाइलेक्ट्रिक बाय द मोशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा करंट जो है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाए। सम टाइम लोकलाइज मेल्टिंग, बर्निंग, वेपराइजेशन प्रोड्यूसेस irreversible degradation and perhaps even failure of the material। तो ये हो सकता है कि जब लार्ज करंट फ्लो हो जाए तो आपका जो मटेरियल है वो मेल्ट हो जाए, बर्न हो जाए, वेपराइज हो जाए, ठीक है, डिग्रेड हो जाए, इमीडिएटली डिग्रेड हो जाए, और फिर वो इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन हो जाए, यानी कि ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए। ठीक है, वो कहता है कि एक मटेरियल है उसके क्रॉस अगर आप हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे में लार्ज करंट उसमें फ्लो हो सकता है, और जो लार्ज करंट है उसकी वजह से मेल्टिंग, बर्निंग या वेपराइजेशन हो सकती है, और आपका मटेरियल जो है वो इरिवर्सिबल डिग्रेडेशन में भी जा सकता है। दिस फिनोमेना इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी उस मटेरियल की ब्रेकडाउन हो जाएगी, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समटाइम कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को भी कहते हैं। रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेसेसरी टू प्रोड्यूस ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो वैल्यू जहाँ पर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाए उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी जो मटेरियल है वो उतना मुश्किल से ब्रेकडाउन में जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, ये फिगर हम देख रहे थे, तो इस फिगर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू दी हुई है सिरामिक में भी और पॉलीमर में भी, और इसमें आप देख सकते हैं कि माइका की वैल्यू 1000 से लेकर 2000 तक है वोल्ट पर मिल, और माइका जो है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, यानी अगर माइका को अपने ब्रेकडाउन में लेके जाना है तो बहुत ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा, फिर जाके कहीं माइका ब्रेकडाउन होगा। तो कंपैरेटिवली बाकी दूसरे ये टाइटेनेट सिरामिक है, इसकी वैल्यू 50 से लेकर 300 तक है, इसकी वैल्यू 250 तक है, इसकी वैल्यू 40 से 400 तक है, 250 तक है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू दी है। सिरामिक में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ये यहाँ पर पॉलीमर्स में भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है।
तो पॉलीमर्स के अंदर भी आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यहाँ पर वैल्यूज़ दी हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में पॉलीमर्स की वैल्यू तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन माइका के केस में आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। A number of ceramic and polymers are used as insulators in capacitors. कैपेसिटर्स के अंदर हमें पता है हम सेरामिक्स को भी यूज़ करते हैं और पॉलीमर्स को भी यूज़ करते हैं। तो वो मटेरियल हम रखेंगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं कि माइका का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो माइका को हम आमतौर पर कैपेसिटर्स के अंदर रखते हैं। कैपेसिटर के अंदर हम उसको इंसुलेटर है डाइलेक्ट्रिक, जिसकी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स हैं, ऐसा इंसुलेटर है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उसको हम कैपेसिटर के अंदर रखते हैं। मैनी ऑफ द सिरामिक्स इंक्लूडिंग ग्लास, पर्सलिन, ठीक है, दूसरे सिरामिक जिसमें ग्लास आ गया, पर्सलिन जो है ये वाइट नॉन पोरस सिरामिक है, जैसे आप कह सकते हैं चीनी का बर्तन। तो ये चीनी के बर्तन जो हैं ये पर्सलिन है। और स्टीटाइट है, ये मिनरल टॉल्क है, ये टाइप ऑफ माइका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विद इन द रेंज ऑफ 6 to 10। यहाँ पर ये पीछे वाला जो टेबल दिया हुआ है इस टेबल के अंदर हम इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू देख सकते हैं। दीज मटीरियल्स आल्सो एक्सिबिट अ हाई डिग्री ऑफ डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनके अलावा डायमेंशनल स्टेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा है। टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इंक्लूड पावर लाइन, इसे पावर लाइंस के अंदर यूज़ किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स को, एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस के तौर पे, स्विच बेसिस के तौर पे, एंड लाइट रिसेप्टर्स में हम इनको यूज़ करते हैं इन इंसुलेटर्स को। टाइटेनिया एंड टाइटेनेट ceramics such as barium titanate can be made to have extremely high dielectric constant which is especially useful for some capacitor applications। तो इसके अलावा बेरियम टाइटनेट को भी हम यूज़ करते हैं, तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा बनाया जा सकता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मोस्ट पॉलीमर्स इज लेस दैन फॉर द सिरामिक। ये आप देख सकते हैं टेबल में हमने देखा था कि जो पॉलीमर्स की मैग्नीट्यूड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मोस्ट पॉलीमर, ज़्यादातर पॉलीमर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लेस है दैन फॉर द सिरामिक। हम देख सकते हैं कि सिरामिक के नतीजे में इस सिरामिक के मुकाबले में पॉलीमर्स की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम है, बिकॉज सिरामिक्स में एक्सिबिट ग्रेटर डाइपोलर मोमेंट। सिरामिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि उसमें ग्रेटर डाइपोलर मोमेंट्स हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज़ फॉर पॉलीमर्स जनरली लाई बिटवीन 2 and 5। पॉलीमर के अंदर जो प्योर पॉलीमर्स हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 से लेकर 5 तक है। दीज मटीरियल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑफ द वायर, केबल्स, मोटर जनरेटर्स एंड सो ऑन, एंड इन एडिशन फॉर सम एप्लीकेशंस। तो हम इनको यूज़ करते हैं डाइलेक्ट्रिक पॉलीमर्स को, और क्योंकि उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम ही है, तकरीबन 2 से लेकर 5 तक है। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू को हम आमतौर पे इंसुलेशन ऑफ वायर्स, इंसुलेशन ऑफ केबल्स, मोटर वायर्स के इंसुलेशन के अंदर, जनरेटर वायर्स के इंसुलेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं, एंड इन एडिशन फॉर सम कैपेसिटर। और कैपेसिटर का जो इंसुलेटर है बीच में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो डाइलेक्ट्रिक के तौर पे भी हम उसको यूज़ करते हैं। मोर अबाउट डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द डाइलेक्ट्रिक मटीरियल हैव वाइडली बीन developed and used in electronic industry। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटीरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। when these materials are placed under the applied electric field they exhibit electrical conduction and polarization phenomena। ये हमें पता है कि हम इन मटीरियल्स को जब हम अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी होती है और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन फिनोमेना भी होता है। Polymeric nanocomposites carrying high value of dielectric constant are recommended for charge storage devices, artificial muscles, power electronics, etc. On the other hand, the materials with low dielectric constant are suggested to reduce electric capacitance in the microelectronic industry, like insulative packaging materials। तो दोनों तरह के मटीरियल जो हैं वो यूज़फुल हैं, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है हाई है वो भी यूज़ होंगे, और जिन मटीरियल्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम है वो भी यूज़ होंगे। इट इज़ पॉसिबल टू मॉडिफाई द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पॉलीमर्स बाय ट्रेडिशनल मेथड्स।
ये भी हो सकता है कि पॉलीमर्स की जो पोलराइजेशन प्रोसेस है उस पोलराइजेशन में डाइलेक्ट्रिक की पॉलीमर्स भी ये पॉसिबल है कि ट्रेडिशनल मेथड से भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इन्हांस किया जा सके पॉलीमर्स का। A reasonable method to modify dielectric constant is to load polymers with high or low dielectric constant functional fillers। ये भी पॉसिबल है कि आप पॉलीमर नैनो कंपोजिट्स बना लें। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हाई या लो करना है तो आसान तरीका ये है, एक तरीका तो ये है कि आप कन्वेंशनली उसको चेंज कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसके अंदर फिलर डाल लें, नैनो फिलर डाल लें या माइक्रो फिलर डाल लें। तो ऐसा फिलर जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई है या लो है, जब आप उसको पॉलीमर्स के अंदर डालेंगे तो जो कंपोजिट बनेगा उसकी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई या लो हो जाएगी अकॉर्डिंगली। नॉर्मली सम हाई वैल्यू fraction of nanofiller is required to get high dielectric constant of nano composite because of the huge differences in dielectric constant between the nanofiller and polymers। तो ये कहता है कि एक ये कि आपको हाई वॉल्यूम फ्रैक्शन डालना पड़ेगा। हाई वॉल्यूम फ्रैक्शन मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर नैनोफिलर डालना पड़ेगा, ठीक है, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए। जब आप हाई वैल्यू डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। But such a high value fraction of nanofiller exceed 50%, polymer composites may affect their cost, easy processability, low density, flexibility and performance। लेकिन मसला ये है कि जब आप फिलर को 50% से इन्हांस करते हैं तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। ये जो फिलर है इसको तो कम अज़ कम होना चाहिए 2%, 3%, 5%, मैक्सिमम 10% तक आप उसके अंदर फिलर डालें और उसकी जो रिक्वायर्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उनको हासिल कर लें। लेकिन अगर ऐसा हो कि फिलर जो या नैनो फिलर जो है 50% एक्सीड करना पड़े तो फिर उसमें मसले हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। उसमें प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, कॉस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो नैनो फिलर डालते हैं वो इंतहाई कॉस्टली है। जो आपका मैट्रिक्स है वो तो लो कॉस्ट का है, लेकिन आपका नैनो फिलर जो है वो हाई कॉस्ट का है, लिहाजा एक कॉस्ट प्रॉब्लम हो जाएगा। उसकी जो प्रोसेसिबिलिटी है वो ईजी नहीं रहेगी, ठीक है। 50% से ज़्यादा नैनो फिलर को जब आप हल करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर एग्लोमरेशंस हो जाएंगी, वो जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। लो डेंसिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, और परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगा। यानी आप जो नैनो फिलर है उसकी वैल्यू 50% तक तो कभी भी आप ना लेके जाएँ। सम रिजल्ट्स हैं। द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टराइजेशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज़र। ये फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज़र है SARA40 कोर टेक्नोलॉजी का, और उससे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक लॉस को निकाला जा सकता है। और इसके लिए सिंपल इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, Z' Z cos बीटा और Z" Z sin बीटा। ये इम्पिडेंस है, ये इम्पिडेंस का रियल कंपोनेंट है, ये इम्पिडेंस का वर्चुअल कंपोनेंट है। तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज़र होगा, जब हम किसी सैंपल के अक्रॉस लगाएंगे तो वो हमें रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट ऑफ इम्पिडेंस हमें देगा, Z और Z डैश देगा, और Z और Z डैश को डबल डैश को Z डैश और Z डबल डैश को यूज़ करते हुए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं और डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज़र हो सकता है, और उस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज़र से हम किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक लॉस निकाल सकते हैं। तो ये डिवाइस हमें इम्पीडेंस के दोनों कंपोनेंट दे देगा, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स, और सिर्फ इस रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स की हेल्प से बाकी सारे पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, ये हम लिटरेचर से ले सकते हैं, और इससे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। द प्रिपेयर्ड सैम्पल स्टेप्स वर स्कैंड इन ए फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 to 10 मेगाहर्ट्ज़। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप उनकी जो स्कैनिंग है वो कहाँ करते हैं, 1 हर्ट्ज़ से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक करते हैं, 1 मेगाहर्ट्ज़ तक कर लें, 40 मेगाहर्ट्ज़ तक कर लें, तो आपके ऊपर है। टेम्परेचर से वो भी आपके कंट्रोल, वो भी आपके हाथ में है, रूम टेम्परेचर पे करना है, और रोजियन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। ऑब्टेनिंग इम्पीडेंस माइट बी used to calculate dielectric constant, dielectric loss and AC conductivity. Dielectric loss is the energy lost due to the molecular vibration and migration of the charge। तो हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालाइज़र है,
और उसमें हम सैम्पल्स को स्कैन करवा सकते हैं 1 हर्ट्ज से लेके 10 मेगा हर्ट्ज तक और डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के ऊपर। तो वहाँ से हमें इम्पीडेंस के दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, इम्पीडेंस का रियल कंपोनेंट, इम्पीडेंस का इमेजिनरी कंपोनेंट। उनकी हेल्प से ये फार्मूले हमारे पास हैं। इन फार्मूलों में इन Z डैश और Z डबल डैश को यूज़ करते हुए हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया जा रहा है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान है। ये लो फ्रीक्वेंसी है 1 से लेके या 0 हर्ट्ज से लेके 1000 हर्ट्ज तक। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिफरेंट नैनो कंपोजिट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और इसमें जो आप रेड लाइन देख सकते हैं, ये वाली जो रेड है ये 1 नंबर के ऊपर और ये जो रेड है ये प्योर PVA की है। तो प्योर PVA के साथ जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कम होती गई और यहाँ पर देखेंगे डिक्रीज़ हो रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ कर रही है और इसकी वैल्यू यहाँ पर देखें बहुत हाई है। और यहाँ पर ये देखें 300,000 3 लाख है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। और ये देखें फ्रीक्वेंसी के साथ जैसे फ्रीक्वेंसी का हमने इंक्रीज़ किया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो ड्रॉप हो गई। इसी तरह अब जो 2 लाइन है, जो दूसरी लाइन है ये है जी PVA के अंदर डाला हुआ है जिंक ऑक्साइड और जो तीसरी लाइन है ग्रीन उसके अंदर 1% जिंक ऑक्साइड है और जो चौथी लाइन है इसके अंदर 0.2% ग्राफीन ऑक्साइड डाला हुआ है। जो पाँचवीं लाइन है और इसके अंदर भी 0.3% ग्राफीन ऑक्साइड डाला हुआ है और जो छठी लाइन है इसके अंदर दिखाया हुआ है 0.1% कॉपर ऑक्साइड डाला PVA के अंदर। तो ये इसके फिलर्स हैं, जिंक ऑक्साइड, ग्राफीन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये फिलर्स हैं। इन फिलर्स को डाल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने इफ़ेक्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर देखें 7, 8 और 9 3 और भी हैं। 7 कॉपर ऑक्साइड है, 8 जो है वो रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड है, ये ग्राफीन शीट्स हैं और इसमें भी ये ग्राफीन शीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू प्योर से ज़्यादा भी है और प्योर से कम भी है। ये देखें ये वाली जो लाइनें हैं वो आपको इंडिकेट कर रही हैं कि इनकी वैल्यू जो है वो प्योर से भी कम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो प्योर से ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू प्योर से भी ज़्यादा है। ये फिगर देखें, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। यहाँ पर 0 से लेके 10 मेगा हर्ट्ज तक है। 10,000 किलो का मतलब मेगा, 10 मेगा, तो 10 मेगा तक है। 10 मेगा से तो जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ किया उसी तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी और जाके कहीं कांस्टेंट होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्योर है ये ब्लैक वाला प्योर है और प्योर की वैल्यू यहाँ कहीं होगी, प्योर की वैल्यू यहाँ की होगी, यानी 10 से लेके 10-12 होगी। और देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 10 मेगाहर्ट्ज़ पर कुछ की वैल्यू जो है वो देखिए इंक्रीज़ कर रही हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही हैं। तो नैनो फिलर डालने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। और यहाँ पर आप देखें ये डाइलेक्ट्रिक लॉस है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू है, प्योर PVA है और फिर उसके अंदर जिंक ऑक्साइड, ग्राफीन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और रिड्यूस ग्राफीन ऑक्साइड डाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है उसमें फिलर डालने से। तो फिलर डालने से कहीं डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू ज़्यादा हो रही है और कहीं पर डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू कम हो रही है। और ये हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर है और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन डाइलेक्ट्रिक लॉस जो है वो कांस्टेंट ही रहता है और हल्का सा उसके अंदर जो है वो चेंज आ रहा है। और फिर इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो ब्लैक लाइन है ये प्योर PVA है और डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू आप देख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस की वैल्यू कम हो गई है, प्योर से भी कम हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस से प्योर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा भी है। तो नैनो फिलर डालने से डाइलेक्ट्रिक लॉस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है।